गुड आफ्टरनून 8th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में पाठ 8 1858 के ब्रिटिश ईस्वी में ब्रिटिश प्रशासन की जो नीतियां अपनाई गई थी उसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले भाग में हम इंग्लैंड से भारतीयों को जो प्रशासन का नियंत्रण किया गया और साथ में वहाँ की जो महारानी थी उसने किस तरह से सत्ता को पूरे भारत की जो प्रशासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया और साथ में घोषणा पत्र जारी किया। उस घोषणा पत्र के बारे में हमने उस वीडियो में समझा था। आज हम पढ़ेंगे कि भारत सरकार, वायसराय और उसकी परिषद। तो 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा भारत के प्रशासन में किए गए परिवर्तनों में अब गवर्नर जनरल वायसराय के नाम से इंग्लैंड के राजा के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुआ। भारत में वायसराय सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी था। वायसराय की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई थी। इसे कार्यकारी परिषद भी कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आया आपको? क्या समझा कि इस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रशासन में किए गए परिवर्तनों में अब गवर्नर जनरल वायसराय के नाम से ही इंग्लैंड के राजा के प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त किया हुआ और भारत में वायसराय सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी माना गया। इसलिए जो परिषद बनाई गई उसमें कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे और एक परिषद थी और यही परिषद को हम उस समय कहते थे कार्यकारी परिषद। अब इसके जो कार्य थे वो क्या थे कि 1861 ईस्वी में भारत में परिषद अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 सदस्य और अधिकतम कितने सदस्य? 12 को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई और बाद में इसमें वृद्धि कर दी गई। प्रांतों में विधान परिषदें स्थापित की गई। बंगाल, बम्बई, मद्रास के बाद अन्य प्रांतों में भी विधान परिषदों का गठन किया गया। विधान परिषदें प्रांतीय प्रशासन के लिए उत्तरदायी थी, किंतु कोई भी कानून बनाने से पूर्व उन्हें गवर्नर जनरल की अनुमति लेना अनिवार्य था और प्रांतों में गवर्नर सर्वोच्च अधिकारी था। 1865 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के वित्तीय अधिकारों में वृद्धि की गई और उसे विधान परिषदों और प्रांतों की सीमाओं और को निश्चित करने तथा उसमें परिवर्तन करने का भी अधिकार दिया गया। इसके साथ ही 69 में आते आते गवर्नर जनरल को देश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा 76 में शाही उपाधि अधिनियम पारित कर दिया गया और 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित कर परिषदों में अधिकतम अतिरिक्त 16 सदस्यों की और नियुक्ति की गई और आगे चलकर 1909 और 1919, 1935 ईस्वी में पारित भारत सरकार अधिनियम में विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या में पुनः वृद्धि की गई, किंतु वास्तविक शक्ति वायसराय के ही हाथों में रही। अब इसका सेना का पुनर्गठन कैसे हुआ? तो 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों शासन की नींव हिला डाली थी। ये तो आपको पता ही है, हमने पढ़ा भी था इसके बारे में कि अंग्रेजों की कल्पना से परे ही निकला। उनको ये नहीं पता था कि भारत के जो सैनिक हैं वो हमारे विरुद्ध जा सकते हैं। सैनिक अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र ना उठा सके, इसलिए उन्होंने सेना के पुनर्गठन की ओर विशेष ध्यान दिया। उनको पता चल गया था कि ऐसा हो चुका है, इसलिए उन्होंने क्या किया? इसका पुनर्गठन किया। भारतीय सेना को संगठित और सुदृढ़ किया गया ताकि वह अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार और रक्षा में अपना योगदान दे सके और उद्देश्य से सेना निम्नलिखित परिवर्तन इसमें किए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी की यूरोपीय सेना को अंग्रेजी सेना ने मिला लिया। इंग्लैंड की सेना के पदाधिकारियों और सैनिकों को नियमित रूप से भारत भेजने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी गई और यूरोपीय सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई। अब यूरोपीय और भारतीय सैनिकों की संख्या का अनुपात जहां बंगाल में 2:1 था, वहीं बम्बई में कितना हो गया? मद्रास और बम्बई में 3:1। सेना में जातिवाद के आधार पर नियुक्तियां प्रारंभ कर दी गई। कुछ सैनिकों में प्रांतीय निष्ठा की भावना भड़काकर पंजाब, गढ़वाल, कुमायूं, सिख, राजपूत, मराठा जैसी रेजिमेंट का गठन किया गया और सैनिकों में राष्ट्रीय भावना जागृत करने का प्रयास किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की कुल आय लगभग कितनी थी? 30%।
वो सेना पर व्यय की जाने लगी। इस तरह से उन्होंने सेना में भी एक अपना जो उनका उद्देश्य था, फूट डालो शासन करो वाली बात सामने देखने को मिली। इसके अलावा सैनिकों को युद्ध के लिए विदेश भेजना भी आरंभ कर दिया गया। अब इस प्रशासनिक विभाजन की बातें हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने इसकी व्यवस्था को महत्वपूर्ण, इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए। 1861 ईस्वी में अधिनियम में प्रशासनिक व्यवस्था के विभाजन की एक नवीन प्रक्रिया आरंभ हुई और इसमें प्रांतों में विधान परिषदें गठित की गई। 1862 ईस्वी में बंगाल मुंबई में, 1886 में उत्तर प्रदेश, 94 में पश्चिम बंगाल, 1905 में असम की विधान परिषदें गठित हुई। इसके अलावा नवीन प्रांतों के गठन के साथ साथ विधान परिषदें भी स्थापित होती गई। 1919 के अधिनियम के साथ दोहरी शासन व्यवस्था लागू की गई और 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। अब आता है प्रांतीय सरकारों को भूमि कर, आबकारी कर, राजकीय स्टैम्प विधि व न्याय पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान कर दिया गया और आगे चलकर इसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए। तो यहाँ तक इस पाठ को आपको पढ़ना है। अगला भाग हम अगली वीडियो और अगली क्लास में पढ़ेंगे।